हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे बनाई जाए। तो उसमें आप लोगों ने सबसे ज़्यादा जो रिस्पांस दिखाया है वो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के लिए आपने बोला है। सबसे ज़्यादा वोट जो है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को मिले हैं। तो अब जो वीडियो बनेंगी वो इस पे बेस्ड होंगी। एंड सेकेंड हाईएस्ट आपने एमसीक्यू को बोला है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि हफ्ते में एक दिन एमसीक्यू की वीडियो आ जाएंगी जो मिसलेनियस भी हो सकती हैं एंड जो हफ्ते में पढ़ाया है उन पे बेस्ड भी हो सकती है। वो कोई भी टॉपिक हो सकता है। एंड जो डिटेल्ड वीडियो आनी है एक राइटर पे बेस्ड, वो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के जो हमारे राइटर्स हैं उन पे आएंगी। एंड इससे पहले अगर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो मैंने आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, राजा राव, रस्किन बॉन्ड, सरोजनी नायडू, अरुंधति रॉय, अमिताभ घोष एंड अरविंद अदिगा एंड निजी म्यूजिकल एंड कमला दास, इन पे वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं। इन वीडियोस को आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे इन वीडियोस को देख सकते हैं। और जो आने वाली वीडियोस हैं वो जो अदर जो हमारे राइटर बच गए हैं जैसे सलमान रश्दी, अनीता देसाई, विक्रम सेठ एंड मैनी मोर, काफ़ी राइटर्स हैं, तो उन पे आने वाली वीडियोस बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैंने बनाया है सलमान रश्दी पे, जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट राइटर हैं। तो आज इनकी बायोग्राफी एंड इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सलमान रश्दी, ही वॉज born on 19th जून 1947। तो 1947 जो इनका एक नोवेल है ना, मिडनाइट चिल्ड्रन करके, जिसके लिए इन्हें बुकर प्राइज अवार्ड भी मिला है। तो जो उसका नरेटर है या फिर उसका जो प्रोटेगोनिस्ट है सलमान सिन्हा करके कैरेक्टर है। ऐसा माना जाता है या ऐसा काफी क्रिटिक्स का एंड लोगों का कहना है कि वो सलमान रश्दी ने अपने कैरेक्टर के अपने खुद के कैरेक्टर को उसमें डाला हुआ है। हालांकि इस बात को तो सलमान रश्दी ने बिल्कुल नकार दिया है, बिकॉज इनका बर्थ ईयर देखिए 1947, एंड वो नोवेल ही बिल्कुल उन्हीं बच्चों पे बेस्ड है जो 1947 ईयर में जो बॉर्न हुए थे। हालांकि वो 15 अगस्त 1947 की बात उन्होंने वहां पे की है। तो ये है, एंड ये ब्रिटिश इंडियन नॉवलिस्ट है। थीम है इनकी मैजिकल रियलिज्म एंड हिस्टोरिकल फिक्शन। इनकी काफी नॉवेल्स में आपको मैजिकल रियलिज्म देखने को मिलेगा कि मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या। जैसे एग्जाम्पल के लिए इनका जो पहला वर्क है ग्रीमस, उसमें भी कुछ ऐसा है कि एक जो हीरो है उसका वो कुछ ऐसा मैजिकल पी लेता है जिसके बाद वो इमोर्टल हो जाता है। एंड मिडनाइट चिल्ड्रन में भी मैजिक रियलिज्म की काफी सारी बातें इन्होंने बताई हैं। तो मतलब इनके नॉवेल्स को पढ़ के लगता है कि अच्छा ऐसा हो सकता है, मतलब एक जादुई कहानियों की तरफ ये लेके जाते हैं अपने रीडर्स को। एंड इनका फुल नेम है सर अहमद सलमान रश्दी। फर्स्ट वर्क है इनका ग्रीमस, 1975 में पब्लिश हुआ था। एंड जो इनकी फोर्थ नोवेल थी द सेटनिक वर्सेस, ये काफी चर्चा में रही थी, उसके बाद ये काफी पॉपुलर हो गए थे। तो सेटनिक वर्सेस में मतलब कुछ ऐसा इस्लाम के बारे में इन्होंने लिखा है, धर्म के बारे में, जिसकी वजह से जो मुस्लिम जो समुदाय है वो काफी इनके ऊपर प्रोटेस्ट हो गए थे इनके ऊपर। एंड इंक्लूडिंग जो ईरान में मतलब इन पे फतवा भी जारी कर दिया था। एंड इनको डेथ थ्रेट भी मिलने लग गए थे। उसके बाद काफी मुश्किल से इंडिया से ये चले, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो उनको यहाँ से लेके गई सेफली। एंड ये वहीं अभी रहते हैं। तो सेटनिक वर्सेस जो है ये इनका एक काफी कंट्रोवर्शियल वर्क रहा है। एंड इन 1983 में इनको फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर चुना गया। तभी इनको इनके नेम के आगे सलमान, आप कहीं पे भी पढ़ेंगे ना, इनको आप सर्च करेंगे गूगल में कहीं पे भी तो आप देखना सलमान रशीद FSRL करके आपको दिखाएगा। तो वो FSRL फेलो सोसाइटी ऑफ फेलो रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर ही है। 2012 में इन्होंने एक मतलब कह सकते हैं एक मैगजीन पब्लिश किया, जोसेफ एंटन अ मेमोर। मतलब इसमें इन्होंने जो सेटनिक वर्सेस जो वो हुआ था, जो कंट्रोवर्सी हुई थी ये कह सकते हैं, उसके बारे में, और उस टाइम पे जो भी सिचुएशंस थी, जो भी इनके साथ घटना घटी, उसके बारे में उन्होंने इस एडिशन में अपना लिखा हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट है।
2007 में क्वीन एलिजाबेथ सेकंड नाइटेड हिम फॉर हिज सर्विसेज टू लिटरेचर में जो भी इन्होंने काम किया उसके लिए क्वीन एलिजाबेथ ने इन्हें नाइट वो किया, इन्हें पुरस्कार दिया, इन्हें सम्मानित किया। तो चलिए थोड़ा इनकी जो नॉवेल्स हैं उनको देख लेते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। फर्स्ट है इनका ग्रिमस 1975, इनकी डेब्यू नॉवल है। एंड सेकंड है मिडनाइट चिल्ड्रन, सबसे ज़्यादा फेमस नॉवल है इनकी, 1981 में ये पब्लिश हुई थी, सबसे इम्पोर्टेंट नॉवल भी यही है। एंड इसके लिए इन्हें बुकर प्राइज एंड बुकर प्राइज भी मिला था ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब ये काफ़ी पॉपुलर हुई थी, काफ़ी लोगों के द्वारा ये पढ़ी गई थी। नेक्स्ट है शेम 1983 में, थर्ड नॉवल। इसके मतलब ये जो है शेम नॉमिनेट हुई थी उसके लिए बुकर प्राइज के लिए, हालांकि जीता नहीं था। नेक्स्ट फोर्थ नोवेल द सेटनिक वर्सेस, अभी मैंने बताया था, जिसके लिए इन्हें फतवा जारी हुआ था, इन्हें इंडिया को छोड़ के जाना पड़ा था, काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा था। नेक्स्ट इज द मूर्स लास्ट साई 1995। सिक्स नोवेल द ग्राउंड बीनीथ हर फीट 1999 में पब्लिश हुई, फरी 2001 में। नेक्स्ट इज शालीमार द क्लोन 2005 में पब्लिश हुई। द इंचेंटर्स ऑफ फ्लोरेंस 2008 में पब्लिश हुई। 2 years 8 months and 28 nights 2015 में ये पब्लिश हुई। द गोल्डन हाउस इन 2017। एंड क्विचोटे जो कि 2019 में ये नोवेल जो है पब्लिश हुई। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनकी नोवेल्स थी। तो अब बात करते हैं इनकी जो फर्स्ट नोवेल है ग्रिमस 1975 में आई थी। ये एक साइंस फिक्शन है, इसकी सेटिंग रखी गई है एक्सोना में। एक्चुअल में ये जो स्टोरी है ना, इसमें मतलब होता क्या है कि एक लड़का होता है जिसको वो एक ऐसा मैजिकल जूस पीता है जिसकी वजह से वो इमोर्टल हो जाता है। फिर वो अपनी सिस्टर को ढूंढता है, जो उसके सिस्टर का नाम है वो है बर्ड डॉग। ऐसा दिखाया गया है कि जब ये बच्चा जन्म लेता है, जो ये फ्लैपिंग ईगल है, इस बच्चे का नाम बड़े अटपटे से हैं इसके, फ्लैपिंग ईगल, तो इसकी मदर की डेथ हो जाती है। तो उसकी वजह से जो लोग होते हैं, मतलब इसको काफी कुछ अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन इसकी सिस्टर जो है इसको प्रोटेक्ट करती है हमेशा। बट कुछ अलग ही तरीके से, कुछ मैजिकल तरीके से इसकी जो सिस्टर है वो कहीं गायब हो जाती है। देन उसके बाद वो जब इमोर्टल हो जाता है तो अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए जाता है, और वो इस पूरी दुनिया में भटकता रहता है कितने टाइम तक, फॉर फ्लैपिंग ईगल वंडर द वर्ल्ड फॉर 777 years 7 months and 7 days। उसके बाद वो अपने सिस्टर को ढूंढते रहता है वहां, एंड उसके बाद वो एक मिस्टिकल मतलब एक रहस्यमयी काफ आइलैंड पे पहुंचता है, जहाँ पे वो अपने ही जैसे से मेरा मतलब है कि जो इमोर्टल लोगों से मिलता है, जो लोग दुखी हो चुके हैं उस इमोर्टलनेस से, लेकिन फिर भी वो उस इमोर्टिलिटी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो यही चीजें ये इस नोवेल में दिखाई गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट नोवेल, जो कि है मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 में पब्लिश हुई थी। एग्जाम्पल है ये पोस्ट कॉलोनियल, पोस्ट मॉडर्न एंड मैजिक रियलिस्टिक लिटरेचर की। इसमें क्या है, मतलब जो हिस्टोरिकल फिक्शन भी हम इसको कह सकते हैं, हिस्ट्री के ऊपर भी ये बेस्ड है। एंड जो है मैजिक रियलिज्म भी इसमें दिखाया गया है। ये नोवेल जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है मेनली। कुछ पार्ट है इसका पहले का, यानी कि 90s का, 1921 उस टाइम का, फिर आज़ादी के टाइम का आ जाता है। देन उसके बाद जब ये लिखी गई थी 1975 में, उस टाइम की बातें भी फिर इसमें आ जाती है। जो नैरेटर है इसका सलीम सिनई, वो ही इसका मेन कैरेक्टर भी है। वो जो बच्चा है, जो सलीम सिनई जो बच्चा है, वो एक ऐसा बच्चा है जो 15 अगस्त की मिडनाइट को, यानी मध्य रात्रि को पैदा हुआ है। एंड उस बच्चे के पास कुछ मैजिकल पावर्स हैं, और कुछ टाइम के बाद उस बच्चे को ये पता लगता है कि जो भी बच्चे उसकी तरह 12 से 1 बजे पैदा हुए हैं 15 अगस्त को, उन सभी बच्चों के पास कुछ ना कुछ मैजिकल पावर्स ही हैं। और कहीं ना कहीं इसमें फिर जो इमरजेंसी का टाइम था इंदिरा गांधी वाला, वो उसको भी इस नोवेल में दिखाया गया है। एंड ये अपनी पास्ट की स्टोरी भी बताता है कि इसके जो नाना जी थे वो
कश्मीर में थे, अपने फादर के बारे में, अपनी मदर के बारे में, और ये सारी चीजें इस नोवेल में दिखाई गई हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, दिस नोवेल वन द बुकर प्राइज एंड द जेम्स स्टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज इन 1981, और इस नोवेल को अवार्ड दिया गया था बुकर और बुकर प्राइज का भी। वही नोवेल नरेट्स की इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया थ्रू द स्टोरी ऑफ सलीम सिनई, जो मैंने अभी आपको बताया था। अगला बात करते हैं, इनकी थर्ड नोवेल थी शेम, शॉर्ट लिस्टेड फॉर द 1983 बुकर प्राइज, लेकिन जीता नहीं। ये स्टोरी जो है इस टेक्स प्लेस इन अ टाउन कॉल्ड क्यू, फिक्सियस वर्जन ऑफ क्वेटा पाकिस्तान, मतलब क्यू करके एक टाउन इसमें दिखाया गया है। एंड ये इसमें फोकस किया है जो प्रॉब्लम है आर्टिफिशियल कंट्री डिविजन्स की। आर्टिफिशियल कंट्री डिवीजन मतलब एक कंट्री का ऐसा डिवीजन जो किसी और के थ्रू किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंडिया एंड पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो था ही नहीं, जो पाकिस्तान बनाया गया था, मतलब इंडिया का जो डिवीजन किया गया था पाकिस्तान को बना के ब्रिटिश के द्वारा, यानी किसी और के द्वारा, तो उस टाइम पे जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी उसके बारे, उसी टाइप की प्रॉब्लम के बारे में इस नोवेल में बताया गया है। आर्टिफिशियल कंट्री डिवीजन वो होता है, रिटन इन द स्टाइल ऑफ मैजिक रियलिज्म। तो सलमान रश्दी की एक बात थी कि वो किसी मतलब नोवेल में लिख तो लेते थे किसी कारण, पर उस कैरेक्टर को वो रिप्लेस कर देते थे। तो ऐसा ही इसमें भी है। स्टोरी पोर्ट्रेज द लाइव्स ऑफ इस्कंदर हरप्पा एंड जनरल रजा हैदर, एंड ऐसा माना गया है कि ये इस्कंदर जो है ये जुल्फिकर अली भुट्टो थे, मतलब उनको उन्होंने रिप्लेस कर दिया था इस कैरेक्टर के नाम से। एंड जनरल रजा हैदर कैरेक्टर जो है वो मोहम्मद जिया उल हक का था। तो इन दोनों का जो भी रिलेशनशिप था वो इस नॉवल में दिखाया गया है। नेक्स्ट सलमान रश्दी ने कुछ चिल्ड्रंस की बुक्स भी लिखी हैं, जैसे 1990 में उनकी आई थी हेरोन एंड द सी ऑफ स्टोरीज, एंड ल्यूका एंड द फायर ऑफ लाइफ 2010 में आई थी। एंड इन्होंने कुछ ऐसे एंड नॉन फिक्शनल वर्क लिखे हैं, जिसमें पहला है द जैगवर स्माइल अ निकारागुआ जर्नी, 1987 में इन्होंने ये लिखा था। नेक्स्ट इज इमेजरी होम आइलैंड्स एंड स्टेप अक्रॉस दिस लाइन, द ईस्ट इज ब्लू एंड लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ एसेस। तो ये वर्क थे सलमान रश्दी के, जिनसे हमारे जो क्वेश्चंस है वो बनते हैं। मैंने कोशिश की है कि बहुत लंबा ना खींच के वीडियो को, आपको शॉर्ट में सारे जो पॉइंट हैं वो बता दूं, ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो और आप किसी क्वेश्चन में फंसे नहीं एग्जाम के टाइम पे। एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे वीडियोस आपके लिए यूज़फुल हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।